गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने चार्जेस के बारे में जो भी पढ़ा था वो किस टाइप का चार्ज था, तो वो डिस्क्रीट चार्ज था। डिस्क्रीट चार्ज होने का मतलब क्या है कि जो चार्जेस है ना, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस तरीके का चार्ज था। अभी तक हम जो भी स्टडी किए हैं इस तरीके के चार्ज के बारे में स्टडी किए हैं कि इसके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, या फिर ये सारा जो चार्ज मिलके है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरा जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो इन सब के बारे में स्टडी किए हैं, और ये सब जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या अप्लाई किए हैं, तो कूलम्स लॉ को अप्लाई किए हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई किए हैं। जैसे मान लो कि ये चार्ज क्या है, Q1 है, ये चार्ज क्या है, Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और ये चार्ज Q4 है, और एक चार्ज है यहाँ पे दूसरा Q चार्ज है। तो इस सारे चार्जों की वजह से ये जो है, इन सारे चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम पढ़े हैं, और इस सारे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। तो ये सारा चीज हम अभी तक पढ़े हैं। ठीक। अब देखो, इस टाइप के चार्ज को ना हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट चार्ज कहते हैं। समझे? डिस्क्रीट चार्ज कहने का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? लेकिन जो रियल लाइफ में हम जो भी चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो ये क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। समझे? ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। लेकिन जो रियल लाइफ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो होता है कंटिन्यूअस। क्लियर? कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मार्कर है और इसके ऊपर चार्जेज है, तो इसके ऊपर चार्जेज है, तो कहने इसका मतलब ये नहीं है ना, जैसे मान लो कि ये मार्कर हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से निगेटिव चार्ज है। ऐसा कभी नहीं होता है इस रियल लाइफ में। ठीक है, जो चार्ज होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, व्यू पे ना जाए, समझे, मैक्रोस्कोपिक व्यू पे अगर हम देखें तो हमें एक चार्ज को दूसरे चार्ज से डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या हुआ कि अलग करना, थलग करना, ठीक है, अलग थलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें ये कैसा दिखेगा कि ये जो चार्ज है ना ये पूरे सरफेस पे है, ठीक है, पूरे सरफेस पे चार्ज है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, एक लाइन हम खींच दिए हैं, समझे, ये हम एक लाइन खींच दिए हैं। अब ये लाइन खींचे तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये लाइन जो है किस चीज से बना हुआ है, तो ये जो लाइन है तो सिंपल पॉइंट से बना हुआ है, यानी कि ढेर सारा पॉइंट जो है वो एक के आसपास ऐसे ऐसे रखा गया है। समझे? तो ये हमारा क्या बन गया, एक लाइन बन गया। समझे कि नहीं? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे इस तुम लाइन में एक पॉइंट को नहीं देख सकते हो, ठीक है, जब तक कि तुम माइक्रोस्कोपिक व्यू पे ना जाओ। माइक्रोस्कोपिक व्यू यानी कि हम ओवरऑल को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे नहीं देख सकते उसी तरीके से इसमें भी चार्ज को तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन सा चार्ज कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये चीज नहीं कर सकते हो। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट चार्ज के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, डिस्क्रीट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे थे, तो हम ये सब इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि ये जो है बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन होता है। कैसा कैलकुलेशन होता है, तो हम क्या है, इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते हैं और इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल ले रहे हैं। समझे? जो कि हम लोगों ने पढ़ा है हर चार्ज के द्वारा। समझे? अगर यहाँ पे चार्ज है तो क्या हुआ, फोर्स निकालेंगे, इंडिविजुअल फोर्स एक चार्ज के द्वारा। फिर अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना है कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं उसमें क्या है, वेक्टर एडिशन होता है। क्लियर? तो ये सारा जितना कैलकुलेशन है ना ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये डिस्क्रीट चार्ज जो है ना हमारे रियल लाइफ में पाए ही नहीं जाते हैं। समझे? ऐसा सिर्फ हम स्टडी पर्पस के लिए हम करते हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे थे, देखो सबसे पहले ना सिंपल चीजें सीखा जाता है। अगर हम सिंपल चीज सीख जाएंगे ना तो उसी चीज को हम
एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर, उसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझाते हैं तो जैसे मान लो कि ये कोई बुक है या फिर ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, समझे, इसके ऊपर ये चार्ज है, पूरे डस्टर के सरफेस पे क्या है, चार्ज है, समझे। तो इस पूरे डस्टर पे चार्ज है, समझे, ये देखो ये पूरा डस्टर है और डस्टर के ऊपर पूरा चार्ज है, तो उसके वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट करने की हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम पहले वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, एक एक जो चार्ज है ना उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन हमें पता करना पड़ेगा, समझे, जो कि एक तरीके से हम देखें तो बहुत ही मुश्किल काम है और बेवकूफ़ी वाला काम है कि इस डस्टर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज यानी कि कम से कम तो मान लो कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर है, 1 कूलम चार्ज है तो इतना तो होगा ही, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और उस एक एक वजह की निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं -1 कूलम, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, समझे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के चलते तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, समझे, एक इलेक्ट्रॉन के चलते, फिर उसका क्या करोगे, समेशन करोगे। तो ये प्रोसेस, ठीक है, कैलकुलेशन तो आसान है लेकिन क्या है ना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस हो जाएगा, और तुम प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो वो हम कर भी नहीं सकते हैं ऐसा, समझे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, समझे। अब देखो फिर हम क्या मेथड यूज करेंगे, समझे, फिर हम क्या मेथड यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ना कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं, समझे। अगर इस तरीके का अगर सिचुएशन रहे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं। तो जब भी डिस्क्रीट चार्जेस है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब भी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, समझे, सिंपल कैलकुलेशन होता है। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि रियल लाइफ में पाया जाता है, समझे, इट इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, इट इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ठीक। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है, कैलकुलस इज यूज्ड, ठीक है। और ये कैसा सिचुएशन होता है, तो रियल लाइफ सिचुएशन होता है, रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशन होता है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है, समझे। लेकिन इसमें भी 3 तरीके का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो चीज हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा और कुछ जानकारी इसमें ले लेते हैं, ठीक। अब देखो अगर मान लो कि इस डस्टर पे हमारा ढेर सारा चार्ज है, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे ना तो हमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जो भी हम एग्जांपल देते हैं वो कितने दूरी पे है, कैसे है, ये सारा चीज हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, समझे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, अगर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू इसका लेते हैं, क्लियर, अगर इसका हम मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं और मैक्रोस्कोपिक व्यू लेने के बाद से हम एकदम छोटा सा एक सरफेस एरिया को हम चूज करते हैं, समझे, बहुत ही छोटा हम सरफेस एरिया को चूज किए और बहुत ही छोटा सरफेस एरिया को चूज किए, यानी कि मैक्रोस्कोपिक के हिसाब से वो बहुत छोटा है लेकिन माइक्रोस्कोपिक के हिसाब से बहुत बड़ा है, कि ये जो सरफेस है ना इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, समझे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं। अब देखो कैलकुलस का जो मेथड होता है यूज करने के लिए,
समझे, हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। तो हम पहला देखेंगे, पहला हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम एकदम से स्मॉल एरिया अगर हम लेते हैं ना, बहुत ही स्मॉल एरिया लेते हैं, समझे, तो इसमें क्या है, ढेर सारे नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो कंटेंट है। क्लियर। अब देखो अगर यहाँ का कोई एरिया लेते हैं तो इसमें भी क्या है, ढेर सारे नंबर ऑफ जो चार्ज है वो क्या है, कंटेंट है, समझे। इसी तरीके से हम कहीं भी अगर एरिया तुमको लेते हैं ना, इस सरफेस में हम कहीं भी एरिया लेते हैं तो उसमें जो है नंबर ऑफ चार्ज कुछ ना कुछ होंगे, और वो हम क्या मान के चलते हैं कि वो जो चार्ज है, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके से, समझे, ऐसा मान के चलते हैं और फंक्शन का हम क्रिएशन करते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकुलर सरफेस है, समझे, और पार्टिकुलर सरफेस पे जो हम वहां पे चूज किए हैं, कोई सा भी एक सरफेस चूज कर लो, पार्टिकुलर सरफेस है और उस पे क्या है, कुछ चार्जेस हैं, समझे, कुछ चार्जेस हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा क्यू, ठीक है, ये डेल्टा क्यू क्या है हमारा, तो कुछ चार्ज, समझे, कुछ ना कुछ चार्ज है, समझे, और ये किस सरफेस पे है, डेल्टा एस, समझे, हम इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, डेल्टा एस से, यानी कि डेल्टा एस जो है ना वो डेल्टा क्यू चार्ज को कंटेन किया हुआ है। अब देखो ये डेल्टा का मतलब चेंज हर जगह नहीं होता है, जैसे कि तुम 11th में पढ़ोगे, चेंज हर जगह नहीं होता है, स्मॉल क्वांटिटी भी होता है, स्मॉल सरफेस एरिया भी होता है। तो ये जो होता है इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। क्लियर। अब ये जो सिग्मा है ना, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस सिग्मा को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट अगर हम इसकी बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट जो है इसका वो हो जाएगा कूलम, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, समझे, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम देखेंगे कि ये जो है एक फंक्शन है, समझे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एक फंक्शन है। फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, समझे, हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे, और कैलकुलेशन में हम इसको कैसे यूज करते हैं उसको भी हम बताएंगे। ये है एक फंक्शन कैसे हुआ, कैलकुलस में कैसे यूज करते हैं, वो सारा चीज हम बताएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ जानकारी तुम्हें चाहिए, इसका कोई भी एप्लीकेशन इस 12th में नहीं पढ़ना है, समझे, और इसी वजह से हम फ्लक्स भी तुमको पढ़ाए थे और गॉस लॉ भी तुमको पढ़ाएंगे, ताकि हम इस चीज को इलिमिनेट कर सकें, समझे। देखो ये जो हम बता रहे हैं ये सारा चीज पढ़ना है, पेपर में ये सारा चीज आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो तुम्हें नहीं जानना है। क्लियर। अब देखो उसी तरीके से एक और होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको 2 नंबर दे दो। क्या होता है दूसरा, फर्स्ट क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, लीनियर चार्ज, देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक किसी सरफेस पर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और वो जो है हम डिनोट करते हैं किससे, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा से डिनोट करने वाले ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको कहते हैं। क्लियर। उसी तरीके से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको जो है वो लैम्डा से डिनोट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, और इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है, लीनियर चार्ज
डेंसिटी है। इसका यूनिट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट जो है वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। अब देखो जिस तरीके से हम ये समझाया था उसी तरीके से इसको भी हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है। जैसे मान लो कि एक लाइन है, समझे, लाइन का मतलब एक वायर है, और वायर का जो डायमेंशन है ना वो क्या है, लीनियर है। लीनियर यानी कि सिर्फ वन डायमेंशन में है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं। क्लियर? तो अगर हम स्मॉल लेंथ अगर इसका ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, तो उस पर क्या है, डेल्टा क्यू चार्ज है, समझे, डेल्टा क्यू चार्ज है। स्मॉल लेंथ ले रहे हैं और इस पे क्या है, डेल्टा क्यू चार्ज है। अब देखो ये हर जगह वैरी भी कर सकता है, हर जगह सेम भी रह सकता है। तो अगर सेम रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस पूरे जो लाइन का क्या है, लैम्डा से हम डिनोट कर रहे हैं, वो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ये हमारा हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही तीसरा नंबर में हम देखेंगे, थर्ड जो है वो क्या होता है, थर्ड जो है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। अब देखो सेम उसी तरीके से जैसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो चार्ज कंटेंट रहेगा ना वो पूरे वॉल्यूम पे होगा। जैसे आलू ले लो, तो आलू को अगर बीच से उसका निकाल दो तो उसमें भी चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है, समझे। जैसे मान लो कि ये जो है इसके सरफेस पे चार्ज है, क्लियर, इसके सरफेस पे चार्ज है। अब तो वो इसमें आ जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको कहीं से बीच से, इसके अंदर का बीच से लकड़ी हम निकाल लें और उस पर भी चार्ज है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे और इसको हम डिनोट करते हैं रो से। और ये क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। और इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या फिर इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी इसको कह सकते हो। अब देखो ये जितना भी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, समझे। तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी है ये इसमें दो तरीके का होता है। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, यानी कि हम अगर सरफेस ले रहे हैं मान लो ना, तो सरफेस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह क्या होगा, हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समझे। और इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही हमें पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो भी हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझे। वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब देखो तुम ये सारा चीज तो जान ही गए, समझे। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो है इसका हो जाए कूलम पर मीटर क्यूब, समझे। देखो कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ना यूनिट पूछ देता है, समझे, या फिर डायमेंशन पूछ देगा, समझे। तो डायमेंशन तुम इसका पता कर लोगे। कैसे पता करोगे डायमेंशन, कैसे पता करोगे, समझे। तो मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, पहले फर्स्ट का देखो। सबसे पहले डायमेंशन जो है ना, हम बेसिक यूनिट के टर्म्स में ही हम डायमेंशन लिखते हैं, समझे। तो तुम्हें ये पता होगा 10th क्लास से, तुम्हें ये पता होगा फ्रॉम क्लास 10th, ठीक है। करंट इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है। करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, ऐसे ये चीज तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, और ये जो है ना हमारा, ठीक है, ये हमारा बेसिक यूनिट है एम्पियर, ठीक। जो करंट का यूनिट होता है ना वो बेसिक यूनिट होता है, समझे, एम्पियर। क्लियर? समझे? जो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड जो है, सेकंड, तो इसका डायमेंशन अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझे, ठीक है। अब इसका हम डायमेंशन लिख दिए। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अगर जो ये किसका डायमेंशन आ जाएगा, समझे, तो ये जो है चार्ज का डायमेंशन है, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, समझे। तो यहाँ पे तुम डायमेंशन जो है इसका लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, A T डिवाइडेड बाई, ठीक है, L। यहाँ पे तुम लिखोगे क्या होगा, A T L स्क्वायर, समझे। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहोगे तो क्या होगा, A T L, समझे। तो ये सारा हम डायमेंशन लिख दिए। तो ये सब चीज जो भी है ना, ये सब तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर? तो इन सबको हम एक जगह समराइज कर देते हैं। तो ये हमारा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, ठीक। और ये सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। देखो हम इसको ना अगर कैलकुलस में यूज करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना इसको। लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, और ये जो है रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर? अब देखो ये हम ऐसे जो है लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चार्ज है, वो स्मॉल चार्ज है, लेकिन ये डी क्यू जो है वो उससे भी ज्यादा स्मॉल है, समझे। डीएल जो है उससे भी ज्यादा स्मॉल लेंथ है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल क्या है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, समझे। तो ये डी क्यू और डीएस का मतलब क्या हुआ है, मतलब जहां पे डी लगेगा ना वो समझ लो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा, समझे। और इतना स्मॉल है ना कि इसमें हम कैलकुलस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इन बातों को ध्यान में रखोगे। क्लियर? अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हम कैसे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, समझे। और ध्यान से देना, हम एक एग्जांपल देंगे और उसको तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या तो इसको लेके अप्लाई कर लो, या फिर इसको लेके अप्लाई कर लो, या फिर इसको लेके अप्लाई करो, किसी भी चीज को कोई सा भी इक्वेशन लेके अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंड करता है ना कि हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, समझे। जैसे मान लो कि एक लाइन है, समझे, ये हमारा क्या है, एक लाइन है, और इस पे क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसके ऊपर चार्जेस हैं, और चार्जेस जो है वो किस तरीके से हैं, तो लैम्डा, समझे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, समझे। इस लाइन ऑब्जेक्ट पे क्या है, जो चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे, तो वो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। क्लियर? तो इसकी वजह से किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करोगे। अब ये तुम्हारा जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ये तुम ऐसे भी अगर हो ना तो भी तुम इस पॉइंट पे पता कर सकते हो। क्लियर?
सेम उसी तरीके से अगर ये मान लो कि एक ये सरफेस है, समझे, और ये सरफेस है, तो इस पे क्या है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो किसी इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना है तो भी तुम पता कर सकते हो, समझे। अगर मान लो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज, जैसे मान लो कि एक कोई ऐसे, ठीक है, 3D में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से, इस सारे वॉल्यूम की वजह से, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो भी तुम पता कर सकते हो। तो हम तीनों में से कोई एक एग्जांपल दे रहे हैं और उस एग्जांपल को ध्यान से देखना कि कैसे हम पता करेंगे, समझे। और अभी तक तो तुम किस चीज का यूज कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ का यूज कर रहे थे ना, ठीक। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आएगा ना, तो इस वक्त तुम क्या करोगे, कैलकुलस का यूज करोगे, ठीक। अब जैसे मान लो कि एक हम सरफेस लेते हैं, ठीक है, एक हम सरफेस लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ, एक सरफेस हुआ, समझे। अब ये सरफेस जो है, सरफेस के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, समझे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। सरफेस इज सरफेस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, सरफेस इज यूनिफॉर्मली charged, having charge density, ठीक है, having surface charge density, surface charge density, ठीक है, surface charge density क्या है, सिग्मा है, और सिग्मा क्या है, एक फंक्शन है, समझे, सिग्मा क्या है, एक फंक्शन है, क्लियर। अब जैसे मान लो कि ये जो है सर, ये हम मान लें कि ये ओरिजिन है, समझे, ये क्या है, ओरिजिन है, और हम एक बहुत ही स्मॉल सरफेस यहाँ पे ले रहे हैं, क्लियर, बहुत ही स्मॉल सरफेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसका जो है पोजीशन वेक्टर वो क्या है, पोजीशन वेक्टर जो है वो है r, समझे, पोजीशन वेक्टर जो है r। अब इस पूरे सरफेस की वजह से ना, इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है, हम मान लिए वो क्या है, वो r डैश है, समझे। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्लियर, ये हम मान लिए r है, ठीक, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है कैसे ये सारा चीज बनाया गया, क्लियर। ये पोजीशन वेक्टर है क्या, इस पॉइंट पे ये पोजीशन वेक्टर है इसका, ठीक। अब तुम बताओ कि इसकी वजह से, इस छोटे से जो स्मॉल सरफेस जो हम लिए हैं, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं क्या है, कुछ है, समझे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई है। हम सेम वैसे ही जैसे हम डिस्क्रीट के लिए हम यूज करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब बाद में तुमको बताएंगे कैलकुलस का यूज कैसे करना है, समझे। तो ये जो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये पूरा सिस्टम क्या है, वैक्यूम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे, और Q अपॉन r डैश का स्क्वायर और r डैश यूनिट वेक्टर, समझे, और r डैश यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक, और r डैश, ठीक है, r डैश यूनिट वेक्टर है जो वो इस डायरेक्शन में है, क्लियर, और ये r डैश नहीं, ये r होगा, समझे, ये r होगा, एक सेकंड, नहीं r डैश होगा, क्लियर, ये जो है r डैश होगा, क्यों, ये डिस्टेंस ही हमें लेना है ना, इसी का तो स्क्वायर चाहिए ना, समझे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए। अब इस पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इस जो है इस ये जो सरफेस है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा इक्वल टू ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझे, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, यहाँ पे देख लो, सिग्मा इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो ये डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब देखो ये जो डेल्टा क्यू है,
ये जो डेल्टा क्यू है किस पे का है, तो इस सरफेस पे जो है ना चार्ज, इस सरफेस पे जो चार्ज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ये जो है इसके यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चार्ज ऑन दिस सरफेस, और हम इसकी वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसके जगह पे ना तुम इसको रखोगे, क्लियर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या रखोगे सिग्मा इंटू डेल्टा एस आर डैश का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब तुम देखो कि अगर ये जो है सरफेस अगर यहाँ पे रहता तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और रहता, समझे, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और रहता। हम जैसे यहाँ पे आर माने ना, इसको r1 मान लो और इसको r2 मान लो, समझे, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कुछ और ही हो जाता। क्लियर, यहाँ पे r डैश की जगह पे क्या हो जाता, कुछ और हो जाता। तो हम देखेंगे ना कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, समझे, वो क्या है, वेरिएबल है, समझे, ये क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि सरफेस किस जगह पे है। अगर सरफेस यहाँ पे है तो ये बदल जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर की तरफ है, दूसरे बार इधर की तरफ आएगा, तीसरे बार इधर की तरफ आएगा, और इसी तरीके से अगर इसमें ढेर सारे सरफेस होंगे, समझे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे अगर ढेर सारे सरफेस होंगे तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे और उनका समेशन करेंगे, समझे। कैसा समेशन, अलजेब्रिक नहीं, वो क्या कैसा समेशन होगा, तो वेक्टर समेशन वो होगा। क्लियर। अब देखो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, समझे, इस पूरे सरफेस के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस एट पॉइंट P, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो होगा हमारे, ये देखो ये सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे, और यहाँ पे सिग्मा हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, सिग्मा हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म क्या है, सरफेस यूनिफॉर्मली सरफेस, जो सरफेस क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो क्या है, यूनिफॉर्म जो होगा, ठीक है, सिग्मा क्या होगा, सब जगह के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझे, समेशन, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल सरफेस, और ये क्या होगा, डेल्टा एस आर डैश का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट होगा। देखो जैसे R1 के लिए ये R डैश, सॉरी ये R डैश के लिए हम ये जो है R वेक्टर यहाँ पे लिए थे, तो इसके लिए हम क्या लिए, R डैश लिए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मान सकते हो, जैसे ये 1 है तो ये 1 है, तो R2 डैश हो जाएगा, फिर तीसरा जो होगा उसके लिए R3 डैश, चौथा होगा R4 डैश, इसी तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन हम एक सिंपल केस दिए, सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर को हम लेके दिखाया, ठीक है, हम बहुत सारा नहीं लेके दिखाया, तो हम क्या करेंगे, सबका समेशन करेंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब देखो ये जो मेथड है ना, तुम कितना एक का कैलकुलेट करोगे, इसमें बहुत सारे स्मॉल, ठीक है, सरफेस होंगे, समझे, जो हम डेल्टा एस चूज किए हैं ना इसमें, उसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे 1000, 5000, 20000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक ये डेल्टा एस हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना इस ढंग से, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समझे, उस वक्त क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि जब यहाँ पे जो डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, टेंस टू 0, समझे, यानी कि जो सरफेस हम जो है ना इसको चूज करेंगे, तो डेल्टा एस क्या होगा, वो अगर बहुत ही छोटा होते जाएगा, बहुत ही छोटा, तो नंबर ऑफ इसमें जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब हम इनफाइनाइट समेशन करते हैं, इनफाइनाइट नंबर का समेशन करते हैं, जैसे मान लो कि
यहाँ पे जो समेशन तुम देखो इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म्स है। अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे तो वो कब होगा, जब हमारा डेल्टा एस बहुत ही छोटा हो, ठीक है, टेंस टू जीरो हो। क्लियर, डेल्टा एस टेंस टू जीरो, तो हमारा ये जो है समेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। क्लियर, if there are infinite number of, ठीक है, surfaces, ठीक है, small surfaces, infinite number of small surfaces, तो हमारा जो है ये क्या होगा, ये जो हमारा समेशन है वो किसमें क्या चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। समझे, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/4π∈0, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन सिग्मा, और देखो ये डेल्टा एस हम ना लिख के, जैसे हम कैलकुलस का यूज करेंगे क्या लिखेंगे, डीएस लिखेंगे। समझे, डीएस हम लिखेंगे, और ये जो है आर डैश के स्क्वायर आर वेक्टर, हम इस फॉर्म में हम लिखते हैं। समझे कि नहीं। अब देखो ये जो है अगर सिग्मा कांस्टेंट है, यानी कि सिग्मा यहाँ का हर जगह का क्या है, सिग्मा सेम है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का ये रूल है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसको हम बाहर कर सकते हैं। समझे, अब ये जो ds है, ठीक है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। समझे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो हम इसको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये जो है एक तरह से ये भी वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल है ना वो उसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, और हमको ds के टर्म में r को लिखना पड़ेगा। समझे, हम देखेंगे हम r जो है ना उसको हमको ds के टर्म में लिखना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीग्रेशन के वक्त। समझे, तो इस पूरे मेथड को हमें यूज नहीं करना है, बस हमें जानना था कि हम कैसे कैसे कर लेते हैं। पूरे मेथड को हम यूज नहीं करेंगे कहीं भी। तो इसके पहले मैंने ये भी बताया कि जो सिग्मा है एक तरीके का फंक्शन है। समझे, जैसे यहाँ पे देखो सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिखे, dq अपॉन ds लिखे, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझे, dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। समझे, यहाँ से अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, dq अपॉन ds, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। अब ये सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसके जस्ट पहले वाला अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π∈0, और ये क्या है, dq अपॉन r, ठीक है, यूनिट वेक्टर हम ऐसे लिख दिए हैं। अब ये जो dq है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो देखो वो क्या है, ds पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि dq का वैल्यू हम यहाँ पे बाद में चल के लिख दिए। अब देखो इतना तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है ना कि जो है कौन सा किसका फंक्शन है, किसके टर्म्स में हम लिखते हैं, क्योंकि वो क्या है मैथमेटिक्स का पोर्शन आया था और इतना ज्यादा तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। क्लियर, और ऐसा जो है कहीं भी ऐसा सवाल भी नहीं आएगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी पोजीशन पे, तो वो तुम कैसे सीखोगे, तो गॉस लॉ के मदद से वो हम सीखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं गॉस लॉ। ठीक, और ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गॉस लॉ है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, तो उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस क्या होता है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने सारा चीज बताया था कि वो किस किस तरीके से डिफाइंड है, तो मैं सारा जो है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई डेल्टा एस, या फिर फाई इक्वल टू ई एस हम लिखते हैं, या फिर डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस हम यहाँ पे लिखते हैं। समझे, तीनों का मतलब तुम समझते हो, क्लियर। ये जो तीनों लिखा हुआ है इसका मतलब तुम समझते हो, क्लियर। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई, टोटल फ्लक्स जो है फ्लक्स थ्रू अ सरफेस वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा फाई। और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इस केस में हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे और इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम समेशन लेते हैं, समेशन, ठीक है, ऑल, क्लियर, समेशन ऑल ई डेल्टा एस, क्लियर। इस केस में हम कैसा लेते हैं, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल, देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही स्मॉल है ना, इस जो है इतना स्मॉल है ना कि जो समेशन जो है उसका इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नंबर का हमें समेशन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टर्म्स का हमें समेशन करना पड़ेगा। तो वो किस में चेंज होगा, वो इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या होगा, ई डी एस, क्लियर। अब तुम एक और चीज देखना है, यहाँ पे मैंने तुमको उस वक्त पढ़ाते समय ये भी बताया था ना कि हम ऐसा करते हैं ना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो है आसान हो जाए थोड़ा सा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, समझे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी ना भी हो ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इसके टर्म में हम लिख के और हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड मेथड है वो सारा चीज, समझे। तो ये यहाँ पे क्या करना है, हमें ये चीज मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कांस्टेंट बना देना है, समझे। अभी जब हम गॉस लॉ पूरा पढ़ा देंगे ना, तब हम तुम्हें बताएंगे कि जो अभी यहाँ पे हम डेरिवेशन करा रहे हैं गॉस लॉ का, वो जनरल केस नहीं है, वो क्या है, एक स्पेशल केस है, समझे। जो भी हम डेरिवेशन कराएंगे गॉस लॉ का, वो क्या होगा, वो जनरल केस नहीं होगा, वो क्या होगा, स्पेशल केस होगा। जो जनरल केस जो फाइंड किया गया था, जिन्होंने फाइंड किया था उनका नाम जो है वो गॉस है, ठीक है, वो साइंटिस्ट है, समझे। और इसी चीज, यही सब चीज तो वो फाइंड करके वही सब कैलकुलेशन तो बता के वो अपना लॉ देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, समझे। तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम देखो यहाँ पे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, गॉस लॉ, GAUSS, ठीक है। उसके बाद से ये हम लगाएंगे, उसके बाद से गॉस लॉ। एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल में हम लेंगे कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है। अब ये कैसा सरफेस है, तो ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, समझे। अब देखो हमेशा ध्यान देना तुम इस चीज को कि यहाँ पे हम जब भी बात कर रहे हैं तो एक पूरे क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और जो गॉस लॉ है, हम डायरेक्ट तुमको स्टेटमेंट नहीं बता रहे हैं, हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं उसको हम देखेंगे, समझे, और उसके बाद से हम सारा चीज जानेंगे, क्लियर। अब मान लो कि इस जो है, इस स्फीयर है, इसके बीच में एकदम सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया, समझे, एक चार्ज रख दिया गया, और वो चार्ज है हमारा Q, क्लियर। इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया और वो चार्ज हमारा क्या है, वो है Q। अब तुम देखोगे कि इस Q के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। लेकिन अगर हम पूरे टोटल सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सबका सेम होगा, क्लियर।
जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सबका सेम होगा। तो देखो हम यहाँ पे पहले क्या किया, हम चार्ज को ऐसे जगह पे रखे हैं ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जा रहा है, पहले ही कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही कांस्टेंट हो जाता है। अब देखो हम कोई एकदम से स्मॉल सरफेस को हम यहाँ पे चूज करते हैं, समझे, ये क्या हम स्मॉल सरफेस को चूज किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस से जब निकलेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा ना, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। फिर इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले तुमको हम बताया हम ये जो सरफेस है वो क्या है, स्मॉल से, ठीक है, ये डेल्टा एस हम सरफेस मान लिए, क्लियर, डेल्टा एस सरफेस हम मान लिए। अब तुम यहाँ से देखोगे कि ये जो सरफेस है, ठीक है, ये भी क्या है, एक एरिया एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, एक एरिया एलिमेंट है, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो भी नॉर्मली आउटवर्ड की तरफ है। ठीक है, ये क्या एरिया एलिमेंट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम देखेंगे कि स्मॉल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस सरफेस के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस, समझे, ये क्या होगा, E इंटू डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, तो 1/4πε0, ठीक है, ये इस चार्ज के होते हैं Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये जो है इंटू यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस, और इसका ना, सॉरी हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हटा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, इसके और इसके बीच में जो है थीटा इक्वल टू कितना है, तो थीटा देखो ये भी क्या है, E भी उसी तरफ और N भी उसी तरफ है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, समझे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटू कॉस 0 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डेल्टा एस इंटू 1, ठीक है, तो 1 को हम हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा थ्रू दैट सरफेस डेल्टा एस, क्लियर, स्मॉल सरफेस थ्रू दैट सरफेस डेल्टा एस। तो हम इसको क्या किए, जैसे मान लो कि अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि सर यहाँ पे तो हम जो है वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, यहाँ भी वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, यहाँ पे हम स्केलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो तुम ये जानते हो ना कि डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डेल्टा एस, और ये क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, डेल्टा एस कॉस थीटा, समझे। तो बुक में जो दे रखा है तुम उसको भी देख सकते हो, वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बस लिखने का तरीका है, समझे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अगर हमें टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना होगा, समझे, टोटल फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना होगा इस पूरे सरफेस के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सोचो एक बार कि हम जब टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से एकदम से। तो याद आया पहले वाला कि हमें इस सरफेस के चलते डेल्टा फाई मिल गया, तो हम इसको मान लो फाई 1 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे इस सरफेस के चलते इस सरफेस, यानी कि बहुत ढेर सारा सरफेस होगा, पूरे स्फीयर पे सरफेस होगा, तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे हम करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल केस लिए हैं और उसके चलते जो डेल्टा फाई आया हमारा वो कितना है, वो इतना है, क्लियर, वो इतना है। अब देखो ये जो होगा इसके वजह से क्या होगा, अगर हम ये फाई 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 हो जाएगा, समझे, फिर फाई 2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा S2 हो जाएगा दूसरे के लिए, लेकिन जो डेल्टा S है ना वो क्या है, सबके लिए बराबर है, समझे, यानी कि हम सरफेस जो है ना उसको हम सेम चूज किए हैं, क्लियर। देखो ये सारा चीज तुम्हें इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि तुम्हें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर ये चीज नहीं भी बताया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट डेरिवेशन तुम देख सकते हो, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, लेकिन वही है ना कि हमेशा कंफ्यूज रहोगे, समझे। लेकिन ये सारा चीज बताने के बाद से तुमको बहुत सारी चीजें जो है जो नहीं भी आती हैं वो भी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाई होगा टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस, इसी तरीके से बहुत सारा निकालेंगे ना, कितना, प्लस 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 ऐसे
n तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फाई n तक की हम बात करेंगे, समझे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 पाई ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, समेशन फाई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से n तक। और इसको हम कैसे